जय हिंद। तो ये है पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चन और हम यहाँ पे केवल टिक नहीं लगाएंगे। अगर टिक लगाना होगा तो आपके घर पे खुद किताब है, खुद बैठ करके टिक लगा सकते हैं। उससे कुछ फायदा नहीं होने जाना, ठीक है। वीडियो देखने से क्या फायदा होने जाना है। जब चीज़ों को हम यहाँ पे रिलेट करके पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा दिन तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें चले जाएगी और ज़्यादा दिन तक आपको याद में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधी बात, नो बकवास करते हुए। देखिए बोला ही क्या गया है, पहला क्वेश्चन कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था। अब यहाँ पे समझना है कि शिक्षा जो था पहले कहाँ का विषय था, यानी राज्य सूची का विषय था। अब जैसे ही ये बात आता है तो हम तीनों को तीनों रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तीनों में क्या रिवीजन करते हैं कि जैसे में एक होता है केंद्र सूची, ठीक है, और एक क्या होता है, तो एक होता है समवर्ती सूची। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा लग रहा है। केंद्र सूची एक होता है और एक क्या होता है, तो कहिए कि समवर्ती सूची होता है। और एक क्या होता है, थोड़ा पेन ठीक से नहीं चलता है, खराब हो गया, काफी महंगा पेन लिया था। और एक जो होता है राज्य सूची होता है। देखिएगा झट के फेर में नहीं रहिएगा कि स्पीड पढ़ लिया, आपके माइंड में कितना जा रहा है उसके आप चीजों को देखिए कि हम मेरे माइंड में कितना जा रहा है। अब बात करते हैं राज्य सूची का, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है, देखिएगा केंद्र सूची की अगर हम बात कर देते हैं तो केंद्र सूची में जिसमें केंद्र सरकार जो होती ना है वो नियम बनाती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा, और राज्य सूची क्या होता है भाई, तो राज्य सूची कहने का मतलब यह है इसमें कि राज्य सरकार जो होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ नियम बना सकती है। नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। केंद्र सूची में यानी अभी केंद्र में कौन बैठे हुए हैं, मोदी जी, वहां पे नियम बैठ करके बनाएंगे, ठीक है, यानी संसद जो वहां पे नियम बनाएगा। अब राज्य सूची में यहाँ पे अगर आप बिहार के हैं तो नीतीश कुमार बनाएंगे, या कोई अदर स्टेट के यूपी के हैं तो वहाँ पे कौन, आपको योगी जी हैं। तो एक मतलब हम समझा रहे हैं कि केंद्र सूची में जो भी विषय आएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सूची में जो भी विषय आएंगे वो राज्य सरकार बनाएगी। अच्छा ये समवर्ती सूची क्या हो गया, तो समवर्ती सूची वो हो गया ना, दोनों मिल करके बनाएंगे, ठीक है। ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, दोनों मिल करके बनाएंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रहा होगा कि अच्छा एक चीज हमें बताइएगा कि केंद्र सूची में जो केंद्र सरकार जो होती है वो नियम बना सकती है, तो किस किस चीज के लिए नियम बना सकती है। तो देखिएगा इसमें अगर बात कर देते हैं तो पहले 97 विषय पर ये नियम बना सकती थी। कितने विषय पर, केंद्र सूची में जो है यानी केंद्र सरकार जो नियम बनाती थी पहले 97 विषय पर बनाती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये कितने विषय पर बना रही है, तो 100 विषय पर, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 100 विषय पर ये बनाती है, ठीक है। कहीं पे डेटा ये आगे पीछे होते रहता है उसको नहीं देखना है, ठीक है। ऑप्शन को इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। अच्छा अब राज्य सूची की हम बात कर देते हैं तो राज्य सूची में पहले जो था ये 66 विषय पर बनाया जाता था। कब, पहले की बात कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन होता क्या है, क्या होता क्या है कि 42वां संविधान संशोधन होता है। नहीं पहले हम अभी और समझा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 42वां पे आएंगे तब तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था, चाहे समझा ही देते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन होता है कब, 1976 ईस्वी में। अब 42वां संविधान संशोधन को जानते हैं क्या, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी को बोला जाता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें इतना ज्यादा आपको सुधार किया गया है, इतना ज्यादा सुधार किया गया है कि आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को अब बात करते हैं क्या कि इससे 42वां संविधान संशोधन जब होता है तो राज्य सूची से 5 विषय यहाँ से निकाल दिया गया। तो अब यहाँ से 5 को विषय निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें से क्या निकाला गया, मेन मेन चीज हमको देखना है, क्या निकाल दिया गया, शिक्षा निकाल दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले जो शिक्षा था ये किसका विषय था, तो कहिए कि राज्य सूची का विषय था। शिक्षा था, वन था, बस इतना ही चीज को याद रखिएगा। और भी था लेकिन उतना हमें याद नहीं करना, ठीक है, वो सब नहीं पूछे जाते हैं। अब बात कर देते हैं इसके अब ये जितना जो था ये वाला शिक्षा और वन ये सभी के सभी पहले कहाँ थी, तो कहिए कि राज्य सूची में था। अब इसको निकाल करके राज्य सूची से इसको कहाँ कर दिया गया, तो कहिए कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं, यानी पहले जो राज्य सूची में था विषय वो कितना था, तो 66 था, तो 5 तो निकाल लिया, तो अब कितना बच गया, तो 61 बच गया। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे लाने का, समवर्ती सूची में लाने का मकसद क्या हो गया,
कि इस पे केंद्र सरकार भी अब नियम कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी नियम कानून बनाएगी। पहले क्या था, यानी अब दोनों को देख रेख में वो काम आगे बढ़ेगा। पहले क्या था, राज्य सूची का जब विषय था तो केवल राज्य सरकार उसको देख रेख में बढ़ती थी, जितना पैसा होता था उसी के अनुसार वो बेचारा काम करता था शिक्षा पर, वन पर। लेकिन जैसे ही समवर्ती सूची में वो आ गया, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, तो अब जो है राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो कहिएगा कि 61 है। ठीक है, यानी 61 विषय पर वो क्या करती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची की बात कर देते हैं। तो पहले इसमें कितना था, 47 था, लेकिन 5 जो है यहाँ राज्य सूची वाला आकर के ऐड हो गया, तब कितना हो गया, तो 47 और 5 कितना हो गया, 52 हो गया। तो यहाँ इस तरीके से पढ़ना। अगर आप खुद बताइए, केवल हम टिक मार देते हैं तो क्या इतना रिवीजन हो पाता, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर मिल गया होगा। चलिए अब देखिए, हम ऐसा नहीं कि केवल टिक बना मार देंगे और आप आगे खुश हो जाइएगा, वो सब नए लड़के खुश होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तो आंसर आपको मिल गया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था, और उसके बाद में राज्य सूची के विषय से निकाल करके आपको समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बोला गया था कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कब, तो 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब, 1976 में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। देखिएगा, संशोधन की बात कर देते हैं, यानी हमारे संविधान में जो भी कुछ संशोधन करना है, जो खामियां हैं उसको हमें हटाना है या कुछ ऐड करना है, उसको संशोधन बोलते हैं। तो आर्टिकल 368 के तहत में हमारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत में हमारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, तो कहिए कि साउथ अफ्रीका से ये बात को लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं भाग की कि अच्छे कौन से भाग में इसका चर्चा किया गया है, तो भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। जैसे मैं अभी तो इसमें आर्टिकल दिया ना, तो आर्टिकल इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आर्टिकल दिया तो हो गया। पूछ देगा कि किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। पूछेगा कि कौन से भाग में इसका चर्चा किया गया है, तो भाग आपके 20 में। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे जो चर्चा किया गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्तता प्राप्त करते हैं। यानी पंचायती राज, पंचायत में चुनाव होता है मुखिया का। ठीक है, वो समझ रहे हैं ना। तो जो कोष उसको मिलता है, पैसा मिलता है ना, जैसे में आपके गली में ढलैया होना है, फिर उसके बाद में सड़क बनाना है, जो फिर और भी कुछ नहरें हैं उसको खुदाई करना है, छोटे मोटे पुल बनाने हैं, तो ये सभी जो काम होते हैं वो कहाँ से उसको पैसा मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो स्वयंसेवी अंशदानों से नहीं। इसको देखिएगा, इसको जो पैसा मिलता है वो आपको सरकार देती है। कौन देती है, तो कहिए कि सरकार देती है। तो कौन सरकार देगी, अभी हमने की बात कर देते हैं। तो अभी हमने एक चीज पढ़ा था, केंद्र सूची। केंद्र सूची, एक पढ़ा था राज्य सूची, और एक पढ़ा था क्या, समवर्ती सूची। ठीक है, अभी हमने देखा था ना। तो केंद्र सूची में हमने क्या देखा था कि केंद्र सूची में सिर्फ और सिर्फ जो कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, बात करते हैं राज्य सूची में, ये कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगा। एक चीज हम यहाँ पे और ऐड करते हैं कि जैसे में बता देते हैं कि किस किस विषय, तो हमने बताया कि इतना विषय पर ये बना सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत बता दीजिए कि कौन कौन चीज पर। अब जैसे में हम बात कर देते हैं, रक्षा की बात कर देते हैं, तो रक्षा वाला जितना भी मुद्दा होगा, बैंकिंग की बात कर देते हैं, बैंकिंग की बात कर देते हैं। ठीक है, विदेशी से आपकी बात कर देते हैं। ठीक है, विदेशी वार्तालाप जो भी कुछ होते हैं वो भारत सरकार करती है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार जा करके उठ करके किसी विदेश से जा करके कोई समझौता कर लिया या रक्षा डील कर लिया, नहीं, केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार का ये अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सभी के सभी जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के। आज आपके मन करे कि बिहार सरकार जा करके अमेरिका से डिफेंस डील कर ले, तो नहीं, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, हाँ, बिहार सरकार केंद्र सरकार को कहेगी तो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है,
ऐसा हो सकता है। अब समझ में आ गया कि रक्षा पर, बैंकिंग पर, कोई विदेशी मामला है उस पर, ठीक है। और भी चीज है बहुत सारे, हमने बताया ना 100 विषय है। अच्छा, राज विषय पर, तो राज विषय पर जैसे मैं पुलिस पर, तो पुलिस पर कानून कौन बना सकती है? राज स्वास्थ्य की बात कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर बना सकती है। कृषि की बात कर देते हैं, कृषि पर बना सकती है। कौन बनाएगी? तो यही बनाएगी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय समझते हैं? स्थानीय निकाय में आपके आ जाते हैं कौन? ये आपके पंचायत आ जाते हैं, नगर निगम आ जाते हैं। ये सभी जो आते हैं ये स्थानीय निकाय के अंतर्गत में आते हैं। ये सभी पे कानून कौन बना सकती है? तो ये राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार, हाँ, यानी राज्य सूची के विषय में ये आता है। और जो दोनों पर बनाता है वो समवर्ती सूची में। तो जैसे में इसमें आ जाता है जनसंख्या, जनसंख्या आ जाता है। अभी हमने देखा, क्या देखा? और परिवार देखिए, ये सभी के सभी जो है आपको किस पे? समवर्ती सूची में। अभी हमने शिक्षा को देखा कि शिक्षा भी जो है किस में है? तो समवर्ती सूची में है। वन भी देखा हमने कि किस में है? तो कहे कि ये समवर्ती सूची में है। पेन थोड़ा खराब है मेरा, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे तो आपको उसके रिवीजन के पर्पज से बताया जा रहा है। अच्छा, और जो आपके कॉपी में नोट डाउन करना होगा वो कर लीजिएगा अलग से। तो कहाँ से इसको पैसा मिल रहा है? तो सरकार से मिलेगा, ठीक है। कौन सरकार से? तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा इसको मिलेगी। देखिए, अब कुछ चीजें ऑप्शन से भी एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। तब इसका ऑप्शन की हम बात कर देते हैं। संपत्ति कर से, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना। इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हैं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। स्वयंसेवी अंशदानों से, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थानीय कर से, स्थानीय कर से पैसा तो मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें बात कर रहा है कि कोष में मुक्तता प्राप्त होते हैं, यानी उसमें जो पैसा आता है, ठीक है, तो पैसा आपको सरकार अनुदान देती है, ठीक है। स्थानीय कर से मिलते हैं कुछ चुंगी वगैरह, जैसे में मेला कर वगैरह होता है, इसमें होता है ना, आसपास में पंचायत में मेला लगता है, तो उसमें भी कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि लेकिन इतने सारे पैसे नहीं इकट्ठे हो जाते हैं कि आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिएगा, हमारा देश आज़ाद कब होता है? तो कहीं 1947 में आज़ाद हो जाता है। जब 1947 में आज़ाद हो जाता है तब स्वतंत्र भारत को पूछा जा रहा है। तब कौन था? तो कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? तो कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन, तो भारतीय कौन थे? तो भारतीय की बात कर देते हैं तो सी राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हेस्टिंग्स तो होगा नहीं, क्लाइव तो होगा नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है और अस्तित्व में आया है। देखिएगा, हम बात करते हैं हमारा संविधान की, तो हमारा संविधान बनने में लगभग कितना दिन लगा है? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे हैं, ठीक है। इतने दिन लगे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी 18 डे लगे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि हमारा संविधान जो था 26 नवंबर, कब की बात कर देते हैं? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, यानी पूरी तरह से बन गया था, ठीक है। लेकिन आप हम लोग तो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो तो मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर को बन करके तैयार है। और अब हमारे जो हमारे संविधान सभा के मेंबर हैं, जो हमारे क्या करते हैं उसको, जो स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान दिलाए हैं, हमारे जो नेता हैं, वो 26 जनवरी को लागू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था रावी नदी के तट पर। कुछ याद आ रहा है? तो कहिए कि हाँ, याद तो आ रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल, कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं, यानी आंशिक रूप से लागू हुआ। आर्टिकल तो 395 थे, लेकिन लागू कितने हो रहे हैं? 16, यानी आंशिक रूप से। जो मेन जो है ना, वो लागू कर दिया जाता है, यानी आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया। और पूरी तरह से जब लागू होता है कब? तो पूरी तरह से लागू होता है 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसीलिए हम 26 जनवरी को हम सब मिल करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज तो पूछा गया था, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है कि 24 जनवरी की बात कर देते हैं। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और ये अंतिम बैठक में राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन उसको अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गीत है वो क्या है वंदे मातरम उसको अपनाया जाता है, और जो बिहार के प्रथम व्यक्ति बनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सब ये 24 जनवरी को ही हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब ऑप्शन पर आते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और क्या अस्तित्व में आया। अंगीकृत कब हम बोले, 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 सही है, 26 जनवरी 1950 सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन देखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पर मत जाइए, ऑप्शन को काटना सीखिए, गलती होने के चांस आपके कम हो जाएंगे। अब देखिएगा 15 अगस्त की बात करा, ऐसे ही काट दीजिए इसको। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी नहीं था, 26 नवंबर था, कट गया। 26 नवंबर 1948 नहीं था, देखिएगा इस तरीके से करिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें बोला क्या गया है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। तो भारत का जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ कितने दिन में, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। ठीक है, तो किसने अंगीकृत किया था, अंगीकृत कब हुआ, अभी हमने देखा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, यानी आंशिक रूप से अपनाया गया। तो कौन अपनाए थे, तो जो वहां के मेंबर थे, जो जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए थे, वही ना अपनाए भाई, और कौन अपनाए थे, बस भारत की जनता ने, भारत की जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि था वो अपनाए थे। यानी आज है हम लोग सांसद को जो चुन करके भेजते हैं, बस जस्ट लाइक वही। ठीक है, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, बेस्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस पे टाइम देने के लिए रहेगा बिल्कुल देंगे। अभी हमने चर्चा किया कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय कितना लिया, तो 2 वर्ष 11 महीना और कितना 18 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे बिल्कुल भी बकवास नहीं करते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होगी, क्योंकि देखिएगा आप जब सीनियर हैं तब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे हम डिटेल्स में बता सकते हैं, बट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं। ठीक है, केवल रटना नहीं है, बिल्कुल दोस्त, रटने से कुछ नहीं होने जाना है। आपको लगता है कि रटने से हो जाएगा, तो नहीं होता है। देखिएगा, बात कर देते हैं आर्टिकल 352 की, हम बात कर देते हैं। आर्टिकल 352 के तहत में जब इमरजेंसी लगती है देश में, तो किन किन आधार पर इमरजेंसी लग सकता है वो हम समझाते हैं। एक है बाह्य आक्रमण के आधार पर, किसके आधार पर, तो कहिए कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में इमरजेंसी लगता है। ठीक है, दूसरा किसके आधार पर, बाह्य आक्रमण मतलब कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाता है। ठीक है, दूसरी की बात कर देते हैं, तो दूसरा क्या था, तो युद्ध के आधार पर, यानी हमारा देश किसी देश से युद्ध की घोषणा करता है कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। ठीक है, तो उस समय हमको देश में इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, आंतरिक अशांति, इसको चीजों को समझना है। ठीक है, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, देखिएगा बात करते हैं हम 25 जून की, कब की बात कर देते हैं, तो 25, ये डेट को याद रखिएगा, ये डेट पूछा गया है। ठीक है, हम बीपीएससी एलडीसी का दे रहे थे तो एग्जैक्ट ये डेट पूछा था। ठीक है, तो ये डेट को एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये 25 जून 1975 की बात कर देते हैं, तो इंदिरा गांधी जो होती है पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है। आखिर वो कौन, किसके आधार पर इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, तो बस अभी हम बता रहे हैं, जो आंतरिक अशांति ये वाला था ना, इसको वो मुद्दा पकड़ लेती है, और इसको मुद्दा पकड़ने के में ही क्या करती है, इसी के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, ये जो हमारा देश है
ये पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर देती है। ठीक है, अब जब इमरजेंसी घोषित कर देती है तो ये तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो कहिए कि इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अच्छा, लेकिन जानते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रपति की बात कर देते हैं तो उस समय राष्ट्रपति जो थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? अली अहमद। अच्छा, अब एक बात हम बताएं, अभी जो जो एसआई का एग्जाम पढ़ा उसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि क्रम को सजाने के लिए तो आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर के हैं? तो ये 5वें नंबर के हैं। तो ऐसे नहीं याद करना है, आप जब राष्ट्रपति पढ़िएगा तो वहाँ पे सीक्वेंस आप एक बार पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगता है, किसके आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। उसी में आप जानते हैं कि जेपी आंदोलन होता है, बहुत बड़े, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता फिर निकलते हैं, उससे बहुत सारे नेता को जेल में ठूस दिया जाता है। जिसमें आपको लालू प्रसाद यादव यानी विपक्षी के जितने भी जो नेता थे वो सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी लगा करके। अब देखिएगा, बात को हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चीजों को जोड़ते हुए अगर बढ़िएगा ना तो पढ़ने में भी मजा लगेगा और याद भी लंबे समय तक रहे। अब हम जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? देखिएगा, 1975 को देश में नेशनल इमरजेंसी लग गया, किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, यानी खत्म हो जाता है, सरकार इसकी नहीं रहती है। सरकार में कौन आता है? तो जनता पार्टी की सरकार आती है। ठीक है, कौन? मोरारजी देसाई आते हैं। कौन आते हैं भाई? तो मोरारजी देसाई आते हैं। अब ये तो विरोधी पहले थे, तो अब इनको ये भुगतनियां भोग चुके थे कि आंतरिक अशांति के आधार पर ये जो इमरजेंसी लगाया था उसके क्रम में इनको जेल भी जाना पड़ गया था। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, एक संशोधन करते हैं संविधान में, क्योंकि इनकी सरकार तो इंदिरा गांधी की तो चली गई है, अब सरकार में कौन आ गए हैं? तो ये आ गए हैं मोरारजी देसाई। अब ये 44वां संविधान संशोधन कर देते हैं। 44वां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 1978 में, ये एक संशोधन करते हैं। अच्छा, इस संशोधन में क्या ऐड करते हैं? इस संशोधन में ऐड यही करते हैं ना कि ये आंतरिक अशांति है, इसको लपेट देते हैं। अच्छा, लपेट के क्या किए? इसको लपेट के एक चीज जोड़ दिए, यानी इसी के आधार पर क्या कर देते हैं? सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं कि यानी आंतरिक अशांति नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह होगा तब इमरजेंसी लगेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हो गया हम समझाते हैं अभी ना। इससे मतलब क्या होता, जैसे में अगर हम बात कर देते हैं, अभी यहाँ पे देखा कि आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है देश में, ठीक है, तो किसके किसके आधार पर? तो वाह आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आती है, आंतरिक अशांति को खत्म कर दिया जाता है और इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया जाता है। कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो नहीं है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। बात ऐसा था ना कि जब देश में आर्टिकल 352 के तहत में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तब ये आर्टिकल 358 के जो है, ये जो है इसके तहत में ये 19 आर्टिकल 19 तो आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 19 में क्या क्या है। ठीक है, वाक्य की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सभी आपको इसमें दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता, सब इसमें आपको जो दिया गया है ना, सब इसमें है। यानी आर्टिकल जैसे में 352 हमने लगाया, नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत में ये आर्टिकल 19 जो है ये तुरंत लागू हो जाता था। ठीक है, जैसे 352 हमने लगाया ना, तो ये 52 लगाया, 352 नेशनल इमरजेंसी, वैसे ही अपने आप ये 358 लागू हो जाता था। अब 358 के साथ में कौन रहता था? लंगोटिया यार 19। ठीक है, यानी जैसे ही ये तो 358 लागू हुआ और इसके साथ साथ में ये 19 भी लागू हो जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन सशस्त्र विद्रोह जब ऐड किया गया तब कहा गया साफ कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो आर्टिकल 358 तो स्वतः लागू होगा ही होगा, ये तो सही बात है, होगा, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
आर्टिकल 19 जो है तब लागू होगा जब बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर इमरजेंसी लागू हुआ है तब। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हुआ है नेशनल इमरजेंसी, तब आर्टिकल 19 लागू नहीं होगा। थोड़ा मामला यहाँ पे पेचीदा लग रहा होगा, फिर से हम समझाते हैं। कहना क्या है कि अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर नेशनल इमरजेंसी देश में लगाया गया है, ठीक है, तब क्या होगा कि 358 के तहत में आर्टिकल जो 19 है ये दोनों लागू हो जाएगा। यानी अपने आप 358 लागू हो गया और ये जो है इसके साथ चलता है, यानी 19 जो है इसके साथ चलता है, 19 भी लागू हो जाएगा, आर्टिकल 19 भी लागू हो जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में ऐड यही किया गया कि देखिएगा, ये दोनों के आधार पर यानी बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर जब देश में इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल 358 के तहत स्वतः तो लागू हो जाएगा, ठीक है, और इसके तहत में 19 भी लागू हो जाएगा, आर्टिकल 19 भी लागू हो जाएगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है हमारे देश में तो आर्टिकल 358 तो लागू होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन आर्टिकल 19 जो है ना वो लागू नहीं होगा। अब समझ में आ गया तो कि क्यों क्योंकि बोलने की आजादी आर्टिकल 19 में जो दिया गया है, वाक्य की स्वतंत्रता, आपको घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जो सब दिया गया है आर्टिकल 19 में, ये खत्म ना हो। ये खत्म कब होगा? जब ये दोनों के आधार पर होगा तब। समझ में आ गया मामला? कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में तो आ गया। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछो के कोनो आधार पर हम इमरजेंसी लगा दिया देश में तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 खत्म नहीं होगा। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, तो आर्टिकल 20 में यही है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में कहे कि हम फलाना आदमी को मार दिए हैं, हमको फांसी दे दीजिए, तो नहीं, वैसे कोर्ट फांसी नहीं दे सकती है उसे, ठीक है। और 21वां क्या है? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। हमारा संविधान हमें मरने की अधिकार नहीं देती है, हमारा संविधान जो है मरने का अधिकार हम सभी को नहीं देता है, ठीक है। हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है। तब तो आप सुने हो कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो फट सुना पुलिस पहुंच जाती है उसके घर पे, कैसे पहुंच जाती है? तो बस यही मामला यही है, आर्टिकल 21 के तहत हमारा संविधान जो है हमें जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 20 के तहत में तो समझेंगे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी हमको दोष सिद्ध करने, हम पे दोष सिद्ध किया जा रहा है तो हम उसके संरक्षण में बोल सकते हैं, या हम खुद जाकर के कोर्ट में नहीं कह सकते हैं, कह भी देंगे तो हमें कोर्ट जो होगी फांसी नहीं चढ़ा देगी, ठीक है। उसके लिए पुलिस है, पुलिस हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करे तब, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों के दोनों लागू कभी नहीं होगा। तो बस यही पूछा गया था, अब इतना माजरा था, ठीक है। अगर इस चीज को हम केवल ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, जो नए लड़के हैं वो भी खुश है, तो वाह वाह क्या गजब। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। अब हम ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है। इतना तो समझा दिया हमने। बोला क्या गया है? समता का अधिकार। तो समता का अधिकार कितना में है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में है। ये तो खत्म हो सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होगा। पूछा यही नहीं गया कि संविधान के 352 के अंतर्गत में, अब इतना हमें कहानी यही चलाने का मेन मकसद था, ठीक है। 352 के अंतर्गत में आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अभी हमने चर्चा किया ना कि कौन सा नहीं किया जा सकता है। तो समता का अधिकार यानी 14 से 18 में है, ये तो खत्म हो सकता है, तो खत्म कर दीजिए। हमने सिर्फ 20 और 21 को बताया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में है। अभी हमने चर्चा किया है ना कि आर्टिकल 352 के तहत में जब हम लगा देते हैं नेशनल इमरजेंसी तो स्वतः ही 358 लागू हो जाता है, और इसके लागू होते के साथ में आर्टिकल 19 लागू हो जाता है ना। तो ये भी खत्म हो गया। जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार कितना में है? आर्टिकल 21 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है आर्टिकल आपको जो मिलता है देखने को 32 में मिलता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि
के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर देते हैं लोकसभा की। अच्छा, लोकसभा का गठन कब होता है? तो देखिए, अगर लोकसभा के गठन की बात कर देते हैं तो 17 अप्रैल, कब की बात कर देते हैं तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। अच्छा, ये लोकसभा जब राज्यसभा जब आप आएंगे हैं तो आप बता दीजिए कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा के गठन की बात कर देते हैं तो 3 अप्रैल, कब की बात कर देते हैं तो 3 अप्रैल 1952 में इसका क्या होता है, स्थापना किया जाता है। किसका? राज्यसभा का। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब पूछा जा रहा है क्या कि लोकसभा कभी भंग होता है? तो हाँ, ये 5 साल पर भंग किया जा सकता है। किया जा सकता है का भंग किया ही जाता है। किसके सिफारिश पर? तो सिफारिश कौन करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर सिफारिश किसको करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं, यानी प्रेसिडेंट को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति ही इसको क्या कर देते हैं, लोकसभा को खत्म कर देते हैं कि हटिए, चलिए जाइए, ठीक है, घर पे जाइए। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भंग इसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व भंग कर सकता है तो कौन? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। आगे देखते हैं। तो हमें लगता है कि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।